आपने समय निकाला, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी 3 बजे की 3:30 बजे, तो 3:15 बजे हमने सोचा कि भाई 3:15 शुरू किया जाए। और हमारे इनको रहना जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं कि एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमांड ने अविनाश यादव जी के रूप में प्रदेश को एक बहुत ही हमारे और खास तौर पे दक्षिणी हरियाणा में पहली बार हमें जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एनएसयूआई की किसी भी छात्र संगठन का आज तक दक्षिण हरियाणा से, चाहे वो इंसो है, बीजेपी है, एनएसयूआई है, दक्षिण हरियाणा से पहली बार किसी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली है। ये बहुत जो इनका बड़ा रोल रहा, बढ़िया काफी बड़ा कार्यक्रम था वहां पे, मगर लोग ज्यादा थे, भीड़ भड़का, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सोचा कि यहाँ पे रखवाली ठीक रहेगी। आज इनकी शपथ ग्रहण समारोह था और अभी पहुंचने वाले हमारे भाई तनवीर जी जो एससी वर्ग से संबंधित है, उनको असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उनका पद ग्रहण समारोह था आज पीसीसी में। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो कार्यक्रम था। अध्यक्ष जी उसके बाद अपने कार्यक्रमों में गए हैं। पर आज का जो आपसे बात करने का मैं इस अवसर को मैंने सोचा कि आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करें, जो मेन मुद्दा हरियाणा, क्योंकि आज एनएसयूआई का था, युवाओं से जुड़ा हुआ, छात्रों से जुड़ा हुआ। आज आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे दयनीय स्थिति किसी की है तो युवाओं की है। सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और इसी पार्लियामेंट के सत्र में जो पीछे गया मॉनसून सत्र में मैंने सवाल पूछा था, आपको पता है पहले रिकॉर्ड आता था सीएमआई का। सीएमआई हर महीने का डेटा उपलब्ध कराती है और सीएमआई के डेटा के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। मगर मुख्यमंत्री जी उस डेटा को कंटेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी प्रदेशों में वो डेटा ठीक है, क्योंकि सीएमआई गुजरात यूपी में बेरोजगारी कम दिखाती थी, मगर हरियाणा कहते थे कि हरियाणा में गलत है। और इस बात को देखते हुए, एक मिनट दिव्यांशु जी आप आ जाओ, डिस्टर्ब मत करिए, आप आ जाइए, आप थोड़ा लेट आए हैं, हमें या तो वहीं रहिए। ये हमारे आप जानते युवा के अध्यक्ष है। तो सीएमआई को डेटा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने माना नहीं। फिर मैंने कहा कि मैं मोदी सरकार से पूछूं, भारत सरकार से पूछा गया कि भाई सबसे ज्यादा 10 साल तक इसका क्या रिकॉर्ड रहा है। भारत सरकार का ये जवाब पार्लियामेंट के अंदर लिखित मोदी सरकार ने मुझे दिया। मैंने जब सवाल किया तो श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली जी, उन्होंने बड़े भारी मन से जवाब दिया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है देश में, और हरियाणा में बेरोजगारी यहीं तक इस जवाब को सीमित नहीं रखा उन्होंने कहा दुखदाई बात यह है कि जिस प्रदेश में 2013-14 में देश में सबसे कम बेरोजगारी थी 3%, वो बढ़कर अब 9% हो गई है। 9%, और बल्कि 3 भी नहीं थी, 2.9%। 2013-14 में 2.9% थी। ये भारत सरकार का लिखित जवाब है जो सांसदों को मिलता है। 2.9% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो बढ़कर अब 9% हो गई है, देश में सबसे ज्यादा है। रामेश्वर तेली जी, अब मुख्यमंत्री जी बताते थे, मुख्यमंत्री जी बताएं कि मोदी सरकार भी झूठ बोल रही है सदन के पटल पे। बहुत ही दुखद है। मैं इसीलिए ये दोबारा रख रहा हूं क्योंकि जब सेशन में जब ये आया था प्रश्न, उस समय मैंने प्रेस रिलीज दी थी, तो प्रेस रिलीज में कई अखबारों में ये आया कि कांग्रेस एलिजेस हाईएस्ट। कांग्रेस नहीं, रामेश्वर तेली जी पता करिए, वो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री है। ये भारत सरकार बता रही है, मोदी सरकार बता रही है, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। और भारत सरकार के भी लोग जवाब देना चाहिए, जो इनके मंत्री आते हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए, वो भी ये बताएं। जब ये बात आई
हमें तो धरातल की हकीकत पता है आज हरियाणा में क्या स्थिति हो रही है। आज हरियाणा में स्थिति ये हो रही है कि नौजवान बेरोजगारी को लेकर इतना निराश हो चुका है, कोई रोजगार का के अवसर उपलब्ध नहीं है, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे में। आज हरियाणा देश में नशे में आगे आ रहा है, कहीं अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य। आपको याद होगा अभी उसकी भी भारत सरकार द्वारा ही जो असुरक्षित राज्यों की श्रेणी में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंचा दिया। तो अपराध की स्थिति है और नशा, अपराध, डिप्रेशन और घर बार बेच के विदेशों की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान। आपके एक लीडिंग अखबार में तो स्टोरी भी आई, पटाखे बजते ये हरियाणा में, आप जानते हो, आप जानते हो, हम जानते हैं। बाकी प्रदेशों में ये पूछेंगे पटाखे किस बात के बजते हैं, दिवाली में बजते हैं। यहाँ हरियाणा की इस सरकार से पीछा छूटने पे, दिवाली नहीं, हरियाणा की सरकार से पीछा, नहीं तो कोई अपना घर और अपनी मातृभूमि छोड़ के कोई कुछ नहीं होता। लेकिन खट्टर सरकार, दुष्यंत सरकार से के चुंगल से जब आज नौजवान निकलता है, वीजा किसी का स्टैंप होता है या मैक्सिको के बॉर्डर पे डंकी के रास्ते से अंदर अफ्रीका घुसता है तो पटाखे बजते हैं। ये स्थिति हरियाणा के नौजवान की इन्होंने कर दी। इसके पीछे हम गए कि भाई क्या है, 2-3 इसमें बातें हो रही हैं, क्योंकि मैंने कहा मेरे प्रश्न का जवाब तो आ गया, लेकिन पीछे क्या क्या स्थिति है, 2-3 इसमें बातें हो रही। पहली बात, रोजगार 2 तरह से होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश, फैक्ट्रियां लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी, सर्विस सेंटर लगेंगे, या सरकारी क्षेत्र के। हरियाणा में इसी दौरान इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि आरबीआई ने पिछले 10 साल का इन्वेस्टमेंट बताया कि 10 साल कहां इन्वेस्टमेंट हुआ। आरबीआई को कैसे पता चलता है? बैंकों से कहां लोन लेके प्रोजेक्ट मिलने लगे। आरबीआई के पास इस बात की, पूरे देश के हर बैंक की जानकारी है, पूरी डिटेल रिपोर्ट में आपसे साझा करूंगा। 10 साल की रिपोर्ट यह है कि हरियाणा सबसे नीचे 21 राज्यों का उन्होंने विश्लेषण किया, जो बिल्कुल ही कोई छोटे मोटे जो हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, जो आउट ऑफ दी 21 राज्य जो हरियाणा के हैं, आरबीआई उनको अपना देखती है, जिसमें नीचे के जो राज्य हैं उसमें हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम, और 2022 तक ये थे, और 23 में पश्चिम बंगाल भी ऊपर पहुंच गया, और हरियाणा लास्ट ब्रैकेट में, हरियाणा, केरल और असम 3 रह गए। 1% जो मैं आपको बताऊं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स sanctioned by banks and financial institutions and financial institutional investors, FIs and FIIs। 10 साल की ये ट्रैक रिकॉर्ड आरबीआई ने सारे प्रदेशों को दी। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे गुजरात है। हमें किसी प्रदेश से कोई द्वेष, ईर्ष्या नहीं है। राजस्थान 10 नंबर पे, हम पड़ोसी प्रदेश, और पंजाब 11 नंबर पे। मगर हरियाणा कौन से नंबर, मैंने बता दिया आपको। बॉटम 3 में, वो 1% वालों को बॉटम 3 देते हैं, उनमें आप ऊपर नीचे कर लो बराबर। लास्ट 3 के 1%, जिसमें सबसे देश में कम निवेश हो रहा है। जो आपको याद होगा 2012-13 में अकॉर्डिंग टू फिक्की, हरियाणा पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में देश में नंबर 1 था। आज वो देश में सबसे पीछे है, और बेरोजगारी में देश में नंबर 1। एक तरफ ये स्थिति है, और दूसरी तरफ सरकारी रोजगार की क्या स्थिति है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लगातार या तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं, या उनको कच्चों में परिवर्तित किया जा रहा है, चाहे कौशल निगम के माध्यम से, चाहे हरियाणा के लिए तो अग्निवीर भी। हिमाचल के चुनाव में आपने देखा अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था। हरियाणा में भी हर साल आजादी से लेकर 2019 तक 5,500 हर साल पक्के भर्ती होते थे आर्मी में,
आज अग्निवीर योजना के बाद एक साल में 932 हुए अग्निवीर, और 932 में से भी केवल 214 रह जाएंगे पक्के, बाकी घर आ जाएंगे। कहां 5,500 और कहां 214? तो कहीं कौशल निगम के, कहीं अग्निवीर के माध्यम से कच्चे हुए परिवर्तित कर रहे हैं। ले दे के उसके बाद भी जो नौकरी बचती है, जो सरकारी क्षेत्र में निकालते हैं, वो पेपर लीक घोटाले, 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले हो चुके हैं। अलग अलग तरीके से पेपर लीक कराए जा रहे हैं। पिछले साल के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, किसी और प्रदेश के सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, या पेपर लीक हो जाते हैं, जो इतने पेपर कैंसिल हो गए। पेपर लीक घोटाले नहीं तो एचपीएससी और एसएससी के अंदर परचून की दुकान पे जैसे नौकरियों को, जैसे परचून की दुकान में दाल, चीनी, रेवड़ी, हर चीज का रेट होता है, वो रेट फिक्स करके नौकरियों बेचने का काम अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी 90 लाख से के साथ पकड़े गए। आपको पता है, कोई नई चीज नहीं बता रहे। 3 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़े गए उस पर्टिकुलर मामले में, अलग अलग पेपर्स के साथ पकड़े गए, आंसर शीट के साथ पकड़े गए, की के साथ पकड़े गए। और एसएससी के अंदर जो घोटाले आए उसकी अलग है। इतने व्यापक स्तर पे घोटाले, मगर घोटालों से बच के, फिर भी अगर घोटालों से आप अलग करो। एक और बड़ी बात है जिसके हरियाणा के नौजवान को, जिसकी विशेष तौर पे आज मैं जिस पॉइंट पे, जिसको लेकर हरियाणा नौजवान के दिल में बड़ी टीस है। मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट थी। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हरियाणा वालों के कंधे से नीचे हरियाणा वाले ज्यादा मजबूत होते हैं, ऊपर कमजोर होते हैं। वो टीचर्स की भर्ती को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इससे दुर्भाग्य तो कोई भी स्टेटमेंट आज तक किसी की आई नहीं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी और ये सरकार और ये एचपीएससी एसएससी इस मुख्यमंत्री जी की बात को साबित करने के लिए इतना परिश्रम कर, इतनी मेहनत करने लगा। इन घोटालों से बचकर, अगर वैसे तो कोई भर्ती हो नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर कोई लिस्ट आती है तो उसमें हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के युवाओं को उस लिस्ट में आप पाते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, 3-4 उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। आपने देखा अभी टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती हुई इस साल, 157 में से 157 ज्यादा भी कर देंगे, 157 से 103 बाहर के प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन लेक्चर ग्रुप भी। आपको याद होगा, आपको याद होगा रेंज तो में ना भाई ध्यान को थोड़ा आपको याद होगा इससे पहले एक एसडीओ की भर्ती आई थी 2019 में। उस एसडीओ की भर्ती में 80 में से 78 बाहर के, 2019 की भर्ती। उसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 में से 77 बाहर के, हरियाणा केवल 22। उससे पहली वाली एसडीओ की भर्ती में 80 में से 2 हरियाणा के, 78 बाहर के। जैसे मैंने कहा, लेक्चरर ग्रुप बी टेक्निकल एजुकेशन 157 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटेक्निक पॉलिटिकल साइंस 18 7 हरियाणा,
पॉलिटिकल साइंस। हम तो राजनीति बहुत कमजोर है हरियाणा वाले, तो ऐसा दिखाई देता है। 18 में से 7 हरियाणा के, बाकी बाहर के। उसके साथ एडीओ की 600 की पोस्ट की भर्ती आई, एडीओ की 600 की। उन 600 की पोस्ट, यानी कि 600 की पोस्ट में एडीओ केवल 16 हरियाणा। इसके अलावा लिस्ट लंबी है, आपको लिस्ट पहुंचाएंगे, मगर इसके आपने देखा एचसीएस, ये वाली लिस्ट जो आई बिल्डिंग की, इससे पिछला जो एचसीएस था, एचसीएस अलाइड, एचसीएस एंड एचसीएस अलाइड 2021, उसमें 140 थे सेलेक्ट। 140 में से 35 बाहर के, 35 आउट ऑफ हरियाणा एचसीएस में। इतना नहीं हुआ कभी एचसीएस में। 140 में से यूपीएससी टॉप करने वाला प्रदेश हरियाणा, 35 बाहर के, जो पिछली लिस्ट आई थी एचसीएस। इस बार एचसीएस की जो आई वो एचसीएस एंड अलाइड थी। इस वाले एचसीएस में 100 में से 61 लोगों को चयनित किया गया, बाकी पद खाली। और जिन 61 को शामिल, 61 जो सेलेक्ट चयनित हुए, उसमें से 44 एक सीरीज के रोल नंबर। हरियाणा से नौजवान यूपीएससी टॉप करते हैं, मगर हरियाणा के एचसीएस में नंबर नहीं लग रहा, हरियाणा के एसडीओ में नंबर नहीं लग रहा, एडीओ में नंबर नहीं लग रहा, लेक्चरर में नंबर नहीं लग रहा। और बाकी प्रदेशों में आपने देखा यूपी के अंदर नजारा, 3 गए थे हरियाणा के, पोस्टमैन की भर्ती थी कि वे नहीं लेंगे। और केवल यूपी नहीं, मैं कुछ बाकी प्रदेशों का भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि बाकी प्रदेशों में किस तरीके से अपने प्रदेशों को। खैर, इस बात पे हम इनके बाहर से लग रहे, इस पे तो क्या है, जो एचपीएससी के चेयरमैन है, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से मुख्यमंत्री जी को कोई एक उपयुक्त नहीं मिला। कोई है ही शायद क्वालिफाइड, हरियाणा शायद अकेला प्रदेश ना हो देश में, ये भी चेक करना पड़ेगा बाहर से। और वो बाहर से भी कोई अविवादित नहीं लाए, कोई ऐसा कोई इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो किसी का कि कोई अविवादित हो। ये वही है जिनको चेयरमैन बनाया एचपीएससी का, वर्मा जी, जिनको गवर्नमेंट अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धर्मेंद्र ने चिट्ठी लिखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, विजिलेंस सेक्शन ने चिट्ठी लिखी कि इन परसुएंस ऑफ कमीशंस एडवाइस एनसीईआरटी हैज आइडेंटिफाइड द रोल ऑफ आलोक वर्मा, आईएफएस ऑफिसर, फॉर्मर सेक्रेटरी एनसीईआरटी, responsible for the irregularities and allegations have been framed against him. A statement indicating allegations against Alok Verma with relevant documents is forwarded herewith. ये 2019 मई की चिट्ठी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फ्रेम हुए चार्जेस, आगे वो ड्रॉप हुए, लेकिन कहने का मतलब कि कोई अविवादित, कोई इस तरह के एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड से कोई अपना के एचपीएससी या चेयरमैन, भाई हरियाणा में 3.25 करोड़ लोगों में से एक कोई नहीं है तो हम कहीं भाई तमिलनाडु टीएन सेशन लेके आएंगे, ऐसा नहीं। ये खुद एक विवादित जो है उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन, इरेगुलरिटी के एलिगेशन एनसीईआरटी में रहते हुए, क्या कारण है भाई, क्या मजबूरी थी, किसके साथ क्या संबंध थे, और अभी हरियाणा के बच्चों को क्यों सफर करा रहे, ये बताना पड़ेगा। आज हरियाणा के नौजवानों में बड़ा भारी रोष है इस बात को लेकर। इसमें 2 फैसले और हुए इनके जो एचपीएससी के, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक फैसला ये फैसला एचपीएससी ने, चेयरमैन एचपीएससी, पूरे एचपीएससी का एक फैसला है ये, जिसका नुकसान हो रहा है। 21 पोस्ट खाली जा रही है। एक मैं बताना भूल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 187 पोस्ट निकली, जिसमें से 21 भरी गई, बाकी अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट खाली पड़ी। आप पूछो कानपुर मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है अपना, ये और उनकी पोस्ट भी निकली, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं हुई। इसमें इन्होंने एक और कंडीशन करी, ये भी एक पहला कमीशन है पूरे देश में,
क्या करा कि पहला तो क्राइटेरिया ये है कि अनलेस ही ऑब्टेन्स एटलीस्ट 50% मार्क्स इन रिटर्न फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% ऑल रिजर्व मार्क्स। पहले तो रिटर्न टेस्ट में इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है, कट ऑफ हो रिटर्न के नंबर। दूसरा, in cases where recruitment is being made on personal achievements and interview, no candidate shall be considered to have qualified the interview unless he obtains at least 50% marks जनरल एंड 45% ऑल रिजर्व कैटेगरी मार्क्स इन इंटरव्यू। यानी कि अगर कोई बच्चा 90% रिटर्न में मार्क लेता है लेकिन उसको पसंद नहीं करता ये कमीशन, तो उसको 49 नंबर देके इंटरव्यू के अंदर बच्चा अयोग्य है, चाहे वो फर्स्ट आए रिटर्न टेस्ट में फर्स्ट आए। ये पहली बार हुआ है। इंटरव्यू को इतनी वेटेज, इंटरव्यू को इतनी वेटेज, ये लोग ये आपको भी इसकी डेट, ये आपको ये मैं प्रोवाइड ही करा दूंगा। 2021 के आखिर में ये इन्होंने डिसीजन किया, और ये इसमें जो खाली छोड़ी जा रही है इस तरह का हरियाणा के युवाओं पे, इतना बड़ा हरियाणा के युवाओं के साथ मैं समझता हूं, इतना बड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं 90% आ जाए रिटन टेस्ट में, मगर इंटर में 49 आए, और जिसके 51 आए रिटन टेस्ट में, क्योंकि 51% तो ये क्वेश्चन बता ही रहे हैं पिछले वाले बारे रिपीट, उसके इंटरव्यू में अगर ये क्या होना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये स्थिति चल रही है एचपीएससी में और एसएससी में। सीईटी का अलग मुद्दा है आपके सामने, सीईटी में पेपर किस तरीके से लीक हुआ वो मुद्दा आपके सामने। सीईटी के युवाओं को 3,60,000 युवाओं को कितना बड़ा धोखा ये सरकार दे रही है वो भी आपके सामने। मैं अंत में एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने जो कहा उस बात पर मैं आगे अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत सी बातें हैं, हर प्रदेश अपने युवाओं को, अपने प्रदेश के नौजवानों को, अपने प्रदेश की सरकारी क्षेत्र की के रोजगार में अवसर देने के लिए सजग रहता है। यहां तो विपरीत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो गुजरात, वहां पर आपको गुजराती भाषा में एक पेपर देना जरूरी है, महाराष्ट्र में मराठी में, तमिलनाडु में तमिल में, पंजाब में पंजाबी में। हरियाणा के अंदर वो तो कोई, हमारे तो हिंदी है ज्यादा हमारी जो भाषा है। तो उसके बाद दूसरा बनता है जीके, जैसे राजस्थान के अंदर भी हिंदी है मगर वहां जीके की बात आती है। बीडी कल्ला जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं अभी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के, 2-4 महीने बाद पहले उनका बयान आया कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बड़ा बयान, 30 से 40% राज्य से संबंधित पूछे जाएंगे। हर प्रदेश आरपीएससी में 2012 से 2022 तक आरपीएससी की टोटल सिलेक्शन में 1.05% बाहर के नौजवानों को मौका मिला, बाकी राजस्थान। और कर्मचारी चयन एसएससी जो उनकी है, जो हमारे पैरेलल है, उसमें 0.9% राजस्थान की हम बता रहे हैं। पंजाब में पीपीएससी की जो होती है परीक्षा है उसमें 20% पंजाब की जीके पूछी जाती है, और पंजाबी में भी होता है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के भर्ती परीक्षा में 33% मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है। हर प्रदेश ने अपने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके खत्म, हरियाणा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं। ये भी एक दुखद बात है। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था ऐसी बन गई
कि आज घर बार बेच के चलो, डंकी के रास्ते बाहर चलो। आज हरियाणा में रोजगार कोई अवसर नहीं, कहीं नशे की समस्या पनप रही है, कहीं अपराध में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य में हरियाणा का नाम आ रहा है। और जो मैंने पहले बात कही थी तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी सिस्टम की बात है जो इन्होंने खराब कर दिया। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, आज निवेश नहीं हुआ, जो हम कह रहे हैं कि निवेश सबसे नीचे है, उसका भी कारण यह है कि सरकार ने 10 साल में, इनकी 9.5 साल में 3 बार प्रदेश जला, व्यापक कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हुई 3 बार। कभी 2016 की बात हो, कभी जो है डेरे सत्य सौदे वाली पंचकुला की बात हो, कभी नूह की घटना की बात हो, और लगातार प्रदेश में आंदोलन चले। ऐसी अहंकारी सरकार किसी की सुनती नहीं है, हर वर्ग सड़क पे आता है आंदोलन के लिए। कभी आड़ती बैठे, कभी गांव ग्रामीण चौकीदार बैठे, कभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी बैठे, कभी किसान बैठे, हर वर्ग, कभी सरपंच बैठे। एक जब इस तरह का माहौल बने रहा जब तक, प्रदेश में कौन निवेश करेगा, आप मेरे को बताएं। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 में हम निवेश में दिख रहे हैं। मैं पार्टी लाइन से ऊपर भी उठ के बात कह रहा हूं। हरियाणा आखिरी नंबर पर क्यों आना चाहिए? दिल्ली के 3 तरफ हम है, हरियाणा तो निवेश के लिए सबसे आगे होता था। आज ऐसी स्थिति बनाने के लिए कोई जिम्मेदार है? कोई सरकार जिम्मेदार है? पूरी तरीके से हरियाणा के युवाओं की, आज हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं। हम लोग हरियाणा के युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रदेश को, प्रदेश की सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 आ गया। शर्म आना चाहिए कि आज विदेशों में जिस तरीके से हरियाणा का नौजवान जा रहा है, जैसे कभी जब पीड़ादायक समय था पंजाब का, तो पंजाब से जैसे जाते थे, आज वो स्थिति हरियाणा की बना दी इन्होंने। ऐसी स्थिति के लिए लोग जिम्मेदार हैं। मैं आज केवल इसी मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहता था, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि भाई इस मुद्दे पे ही ज्यादा बात आप लोगों के प्रश्न रहेंगे। बाकी तो आप प्रश्न अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। थैंक यू। सीटी में देखिए, सीटी को भाई ये कोई कहानी हो रही है जो सरपंचों की, भी आपने इलेक्शन करा दिया, हमारा अधिकार नहीं है। सीटी को आप बुला नहीं रहे, इंटरव्यू पे नहीं, रिटर्न पे नहीं। 4 गुना वाली कंडीशन हटाई जाए। राजस्थान में 20 गुना है, राजस्थान में है कि कौन सी स्टेट में 20 गुना भी है, कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, मगर 4 गुना तो कहीं भी नहीं। तो और सीटी जो टेस्ट हुआ, सीटी उसको लेकर कितने प्रश्न चिन्ह उठे, और उसके बाद फिर 4 गुना। सीटी जो टेस्ट हुआ, 100 में से 41 प्रश्न सीटी को लेकर आपने प्रश्न पूछा ध्यान सा, 41। तो 6 अगस्त को जो पेपर में आए, 100 में से 41, 7 को वही आपको कोई लीक कराने की जरूरत नहीं है। आप तो कल वाला देख लेना खुले में, वो कैंसिल नहीं हुआ अभी, वो सीओ स्टैंड करता है। 41 वही आ गए। आज तक कभी हुआ क्या ऐसा? आप भी बचपन से पेपर देते हो, हर क्लास में आगे बढ़ते होंगे कि भैया जो पेपर दे के इसका अगले दिन मैथ्स में भी वही आ गया। तो 41% वही आ गए, और ये स्थिति हुई। कोर्ट में मामला गया है, इसमें पेपर सरकार द्वारा नहीं कराते, अगर उसके बाद भी जो सीटी को करते हैं उसमें 4 गुना को का कंडीशन जो देश में सबसे हार्शेस्ट है वो हरियाणा में लागू है। हमारी मांग है 4 गुना कंडीशन निरस्त हो। जो क्वालिफाई है, जो क्वालिफाई कर लिया उनको, जो आपने क्वालिफाई मार्क रखे, उन सबको मौका दिया जाए। या अनुपात जैसे 20 गुना बढ़ा रखी है कई कई प्रदेशों में, उस अनुपात में बुलाए। तो हमें ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कहेंगे, अब ये गैर हरियाणा पब्लिक कमीशन, क्योंकि इनकी बात थी, एक बात थी कि 75 युवा को इंडस्ट्री में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन दिलाएंगे। यहाँ 75% हरियाणा से बाहर को एचपीसी के माध्यम से जॉब में रिजर्वेशन मिल गई, और कई जगह तो 75% से भी ज्यादा, 75% के ज्यादा 90% बाहर से। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एक बड़ा
दुखदाई है। 75% की कंडीशन उल्टी होगी। एचपीएससी का हमारी मांग है कि एचपीएससी का नाम बदला जाए, या तो एचपीएससी का काम बदला जाए या एचपीएससी का नाम बदला जाए, उसको गैर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाए। ये देखो, ये मैं उसका जो आप कह रहे हो ना, जो भर्ती रोको चल रहा है हरियाणा में, मैं उसकी भी कहानी बताऊंगा। 2015 स्टेट पेपर सबके पास पहुंच गया, उसने रोकने का काम किया। 2015 उसके बाद विद्यालय सेंटर प्राइमरी टीचर पेपर लीक, 2017 कंडक्टर पेपर लीक, 2017 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2016 एक्साइज इंस्पेक्टर पेपर लीक, क्लर्क भर्ती बिजली विभाग पेपर लीक, 2016 दिसंबर क्लर्क पेपर भर्ती पेपर लीक, ग्राम सचिव भर्ती लीक 12 जनवरी 2021, अगस्त 2021 पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक, डेंटल सर्जन दिसंबर 2021 पेपर लीक, एसआई भर्ती मार्च 2022 पेपर लीक, सीईटी 2023 पेपर लीक, एचईएस 2023 आपके सामने है, बी फार्मेसी पेपर लीक घोटाला जुलाई 2017, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती लीक भर्ती घोटाला फरवरी 2017। आप और बताएं, पीटीआई नायब तहसीलदार आबकारी इंस्पेक्टर पेपर लीक, आईटीआई इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक, कंडक्टर भर्ती पेपर लीक। तो ये आप ये बताओ, ये आप बताओ, तो आप उनसे पूछना। मैं तो आपको बता दी कि क्यों हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा जो एक बात आती है, या तो रिक्त स्थान है या अस्थायी रूप से उनको भरने का काम हुआ है। हरियाणा नौजवान को धोखा देके देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम हुआ है। उसमें एक तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आरबीआई बता रही है सबसे कम इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र के अंदर ये रोजगार हरियाणा के युवाओं को नहीं दे पाए, या तो समाप्त हो गई या पेपर लीक हो गई। और जो लिस्टें आई उसमें हरियाणा से ज्यादा, कहीं ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को मौका मिला, और यह खाली छोड़ दी गई पर। और मैंने वो बताया आपको 50% इंटरव्यू से कमाया। ये कौन सी कंडीशन आई भाई? ये क्या कंडीशन, क्या हरियाणा के अंदर ही लागू है? नहीं, ये कंडीशन आप बताओ। ये और इस वजह से जो सारे खाली छूट रहे हैं पद। देखो एक बार दिखाना नहीं, उसमें नहीं, इसमें देखो 2 तरीके से। ये मेरा देखो, ये प्रश्न का उत्तर मैं बताऊं एक बार सुशील जी। कर देखो, the data on employment and unemployment is collected through periodic labor force survey which is conducted by Ministry of Statistics and Program Implementation since 2017-18। CMI का जो डेटा है, वो जो डेटा उनका सैंपल साइज देता है, और जिस तरह से करते हैं, वो जो भी कोई एम्प्लॉयबल हो, विलिंग हो, लेकिन काम ना मिल जिसके पास हो, वो उन सबके प्रतिशत देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी की स्पाउस हो सकती है, अपने घर में हो, एम्प्लॉयबल भी हो, एजुकेटेड भी हो, लेकिन वो एक्टिवली जॉब सीख नहीं कर रही, मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई एक्टिवली इतनी, वो सीएमआई के अनुसार वो अनएम्प्लॉयमेंट में। और ये जो है, ये जो भारत सरकार का एम्प्लॉय है लेबर ब्यूरो का, ये आप डिटेल में पढ़ना। इसमें वो है जो एक्टिवली जॉब सीख कर रहे हैं एक्टिवली। उसमें केवल हरियाणा की फिगर नहीं, बात ये तुलनात्मक होती है। इसमें पूरे देश की जो फिगर्स हैं वो इस दायरे में 9% से लेकर और 2-3% तक, 2-3% से लेकर पूरे देश की हम अनएम्प्लॉयमेंट भारत सरकार के फिगर्स के इस दायरे में 2013-14 में हरियाणा की सबसे कम थी 2.9%। अब वो हरियाणा की सबसे ज्यादा भारत सरकार के अंदर, हर साल का डेटा दिया भारत सरकार ने। मोदी जी ने पार्लियामेंट में अपने मंत्री के माध्यम से जवाब दिया और बड़े भारी मन से बताया कि खट्टर साहब की सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये उन्होंने बताया। अब वो आंकड़ा सीएमआई
पूरे देश की जो देखती है तो पूरे देश में जैसे सबसे हाईएस्ट सीएमआई का जो रेंज है वो 30 मिड 30 से लेकर और मिनिमम 5-7% हर जगह रहता है। यहाँ पे कई स्टेटों में 2-3% है। तो इनकी रेंज वो है, उनकी रेंज वो है, अलग अलग उसका आकलन करने के तरीके अलग अलग है। सर, जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में इसकी जरूरत नहीं है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना लागू होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल हमारी बैठक थी और कांग्रेस पार्टी ने एक स्टैंड लिया है इस विषय को लेकर कि कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है कि जातिगत जनगणना हो और ताकि हर वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुसार अधिकार मिल सके और हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है भारत के स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे वही हमारा स्टैंड है। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। हमारा स्टैंड है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा में मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, इतिहास आप जानते हैं। उसके आधार पे रायपेरियन स्टेट फॉर्मूले के आधार पे हरियाणा का हक निर्धारित हुआ। पंजाब में सरप्लस पानी है जिसको पंजाब सरकार ने नकारा, जिस वजह से कोर्ट केस शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः, अलग अलग सरकारें रही, मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहूंगा कि जितनी भी सरकारें रही, जितने का भी लीगल टसल चला, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीगल टसल हुआ, हरियाणा की हर सरकार ने अपने अपने तरीके से, मैं किसी भी सरकार के नीति नियत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं करूंगा, सबने पैरवी करी। पैरवी का समय चला, लीगल टसल चला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, अंततः फैसला आया। फैसला हमारे हक में आया। लेकिन उसके बाद जब फैसला आया तो हमने उस समय, खट्टर साहब की पहली सरकार थी उस समय, जब फर्स्ट फाइनल फैसला आया पहले, जब उस टाइम तक, उस समय हम मुख्यमंत्री जी के पास गए कि आप समय लो प्रधानमंत्री, हम सब साथ कर चलने को तैयार हैं, पूरा हरियाणा साथ चलने को तैयार है। सारे सांसद, सारे विधायक एकजुटता का हम परिचय थे और प्रधानमंत्री के पास चले, मगर मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं लिया। 5 साल हो गए, ना उन्होंने टाइम लिया, 4 साल हो गए होंगे, ना टाइम लिया या उनको टाइम नहीं दिया गया, या तो प्रधानमंत्री ने टाइम नहीं दिया, जो बहुत ही बड़ा हरियाणा में तिरस्कार है, और यह उन्होंने टाइम नहीं लिया। तो यानी कि वो इतनी कच्ची पैरवी करी हरियाणा की कि हमें बड़ा दुख है। तो बहरहाल जब ये हुआ तो अब जो ये फाइनल जो ये बात स्टेज पे पहुंची दोबारा, तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धरातल पे उतारने का काम करे, क्रियान्वयन करे। एजेंसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें टांग न अड़ाए, क्योंकि ये फैसला कोई सरकार का नहीं, केंद्र सरकार ने फैसला नहीं किया, ये न्यायपालिका ने किया है। तो और हरियाणा सरकार का दायित्व है कि हरियाणा सरकार डट के लड़ाई लड़े, हरियाणा के सारे विपक्ष के नेताओं को साथ दे, तो तैयार है। ये जो इंदिरा जी का जो स्वप्न था, राजीव गांधी जी ने जिसको आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है। आप उसको वहां पे उस पर धरातल पे उतारे, जहां टाइम देना टाइम दे। 4-5 साल आपको टाइम नहीं मिला, अब ले लें। भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको मैंने बोल दिया, आपका जवाब मैंने, मेरी बातों में नहीं था। हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इंक्लूडिंग सर्वे टीम नहीं, पूरा ही हम तो कह रहे हैं जो कहा सारा हो। आप कह रहे हैं तो फिर वर्तमान में जो कार्य बदला जाए, काम बदला जाए या पूरा आयोग ही बदला जाए?
मैंने जैसे कहा कि उन पे इरेगुलरिटीज के मामले थे, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ उन्होंने को ड्रॉप भी हुए, मैंने साथ में ये भी स्पष्ट किया आपको। कहने का मतलब क्या, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों से एक भी नहीं मिला था क्या? आज जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इसको देख के हरियाणा के नौजवान पीड़ित महसूस नहीं करते क्या? पोस्टमैन की पोस्ट थी, कौन सी पोस्ट थी? सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे, सॉरी यूपी के अंदर पोस्टमैन की पोस्ट के लिए गए, 3 हरियाणा पोस्टमैन की थी, कौन सी थी? पोस्टमैन की थी शायद, तो मना कर दिया कि हरियाणा से आप उत्तर प्रदेश के लगाएंगे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये हरियाणा के हितों की, जो नौजवानों के हितों की सुरक्षा के, और मैं तो एक पॉइंट नहीं उठाया, स्पोर्ट्स नीति जो बनी, एम्प्लॉयमेंट, वो भी एक हरियाणा के नौजवान को इन सब चीजों से दूर रखने का एक माध्यम था। कोई जब आप कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, कहीं निवेश हो रहा था, कहीं शिक्षा के विश्वविद्यालय खुल रहे थे, कहीं सरकारी क्षेत्र में नौकरी, कहीं प्राइवेट में, कहीं स्पोर्ट्स। अब इन्होंने नीति बदल दी और नीति के अनुसार कोई, अब ये कबड्डी टीम है, गोल्ड मेडल आया कबड्डी टीम, मानते हो आप लोग? कल मैं जाऊंगा, बहुत से भैंसवाल में 3 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल है, 3 तो मलिक साहब के गांव से, रिंडाना में भानु जी के गांव से, इतने खिलाड़ियों के मेडल आए पूरे प्रदेश में लेके आए, लेकिन वो हरियाणा की टीम से नहीं खेलते, क्योंकि हरियाणा की स्थिति खराब करती स्पोर्ट्स के अंदर, जो चल रहा है उसमें बताना नहीं चाहते, कुश्ती में, कबड्डी में क्या चल रहा है, मगर कोई आर्मी की टीम से खेलता है, कोई सर्विसेज की टीम से, कोई रेलवे की टीम, हरियाणा के उनमें सारे हैं हरियाणा के, खेलना पड़ा है बाहर से, और इसीलिए हरियाणा के अंदर ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना उस ग्रुप का नाम मिलेगा। तो मेरी ये बात तो टच नहीं करी, किसी और ने टच करेंगे, बातें तो बहुत हैं। ये भी एक बात पॉइंट है, हमारे टाइम तो सबको मिलता था, कोई हरियाणा का किसी का रूट भी हो, आपको याद होगा गगन नारंग जी के ग्रैंडफादर और फादर हरियाणा से में रहते थे, तो इसीलिए गगन नारंग जी, उनके फादर यहाँ का जन्म यहाँ हुआ था, उनके फादर यहाँ के थे, बाद में उनको भी, तो मतलब एक ये तो गौरव की बात थी कि जितने लोगों को लाभान्वित किया जा सके। यहाँ यह है कि भी कैसे रोके लाभान्वित होने से। देखिए, अब मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, उनके बयान के बारे में जो है, उनको शायद इस बात की हो कि भाई उसके जो आयोजक थे वो खुद ही मस्ती थे, जिनसे वो पूरी तरह हारे हुए, शायद इसीलिए उन्होंने कुछ, जहां तक स्टेटमेंट की बात है, कोई पुराना बयान है उनका, साथ था 2019 के चुनाव में हुड्डा साहब ने कहा, उन्होंने मां नानी का दावा कौन कर रहा है? ऐसा है कि वो शायद उनको, ये जो परसेंटेज का बयान था, ये बयान वीरेंद्र सिंह जी, जैसे मैं जानकारी था, मेरा तो था ये, मेरा तो बयान ये था कि भाई वीरेंद्र सिंह जी जो बता रहे हैं वो तो आप उनको ठीक ही बता रहे, मेरा तो बयान था कि ये ठगू के लड्डू है, मैंने तो ठगू के लड्डू बताया था आपको, ये थोड़ा मैं क्लियर कर, ये परसेंटेज तो हमने बताई थी, मैंने बताया था जेजेपी पार्टी ठगू है, ठगू के लड्डू है की फ्रेंचाइजी है, और वो उसका मैंने पूरा संदर्भ बताया था, और मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये आप आदि लिख दोगे तो बात ही कहेंगे कि भाई आदि ये तो केवल ये पार्टी, जेजेपी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया हरियाणा में, लोग इनके बड़े खिलाफ हो गए, क्योंकि ये पार्टी, इस पार्टी ने हर व्यक्ति, हर वर्ग के साथ और विश्वासघात करने का
लोगों को ठगने का, विश्व कीर्तिमान बनाने का काम किया। सबसे पहले इन्होंने अपने मतदाता को कहा कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी की सरकार, उनको ठगने का काम किया। फिर कहा क्या 500 बुढ़ापा पेंशन पे सरकार बना रहे बीजेपी की। फिर 4 साल हो गए, बड़े बुजुर्ग आ गए, उनको ठगने का काम किया। किसान आंदोलन में कहा कि कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि ये कानून वापिस हो सके। उसके अगले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि मैं वापिस ले रहा हूं। किसान को ठगने का काम किया। जब महिला और खिलाड़ी बैठे हुए थे तो कहा कि भाई मिलाप में अमृत कुछ क्या करें। इन्होंने खिलाड़ियों को, हमारी बहन बेटियों को ठगने का काम किया। उससे पहले जब इन्होंने अपनी पार्टी में लड़ाई, जो उसमें अपने परिवार और पार्टी को ठगा कि नहीं ठगा, वो तो आप इनसे पूछो कि उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो मैंने ये कहा था कि भाई कानपुर में एक दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, आप लोग भी जाना चाहते हो, मेरी ड्यूटी लगती है यूपी में। उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। कानपुर में दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके टैगलाइन नीचे लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमें ठगा था, जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मैंने ये कहा था कि ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ये बताएं, उसके खंडन करें। भाई मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ठग्गू की लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइज लेके जेजेपी पार्टी हरियाणा में आई। इन्होंने अपने वोटर को, बुजुर्गों को, खिलाड़ियों को, किसान को, पार्टी को, परिवार को, सबको, छात्रों को, तो अब राजस्थान में अब जा रहे हैं, यहाँ पे वो ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज राजस्थान में लेके जा रहे हैं। पे है तुमको जो बता रहा हूँ। It is worse. Actually, you know, because of this domicile condition which has been relaxed from 15 years to 5 years in Haryana, and these socio-economic numbers which are being given to outside candidates, actually the percentage of Haryanvi selected on against SC and OBC post is even lesser than general category. So OBC and SC are even suffering more. Everyone is suffering. But so it's really unfortunate. I think the youth of Haryana has been cheated. We have been fighting for the youth. We will continue to fight for the youth. मुख्यमंत्री का दावा था और कांग्रेस की गुटबाजी वैसे सामने आती है। इस कार्यक्रम में रेणु बाला ने कहा कि अगर तुम्हारी पहला तो मिलेगा तो प्रदेश का विकास होगा, वो बीजेपी नहीं। वहाँ पे ये भी आने वाले मुख्यमंत्री तुम्हारी सरकार। आप लोगों से पूछो कौन दावेदार है, लोग बताएंगे हरियाणा के।